आप रिविजन सेशंस को भी जो है ना रिकॉर्ड करें ताकि उनको इनकरेजमेंट मिले, क्योंकि हम अपलोड करेंगे तो सबकी आवाज़ें जाएंगी, सबकी इनको भी पता होना चाहिए कि हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। और हमें प्रॉपर अच्छे तरीके से आप इसकी करवानी, बिकॉज आई वांट के अगर मेरे पास कोई ऐसा बैच आता है ना जो मुझे कहता है कि हमें बिल्कुल शुरू से करवाएं, तो आई वांट ऑल ऑफ यू, आप में से कुछ जो है ना वॉलंटियर करें उनको पढ़ाने में, शुरू से करें। हम लोग बाकी आगे साथ अपनी ये वाली क्लास कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन उन लोगों को आप पढ़ाएंगे, उनको मैं नहीं पढ़ाऊंगी। आपको मटेरियल सारा दे दिया जाएगा, बट आई वांट कि आप अपना मटेरियल बनाएं ताकि आपकी अपनी प्रैक्टिस हो उसके अंदर, ठीक है। सो कोई एक नया ऐसा मेरे अपने स्टूडेंट्स का ही कोई हिस्सा बनता है तो मैं आपके हवाले कर दूंगी उन लोगों को, आप ही उनको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ओके, डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर हमने ये चीज़ें देखी थी, ये सारी आप पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ एक दफ़ा आपके सामने बोलती जा रही हूँ। जो चीज़ यहाँ पे नोट होने वाली है, डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर सर्टेनिटी होती है, ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्म्ड और गारंटीड कंक्लूजन होते हैं, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग में ना प्रिडिक्शन होती है फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है, और इसमें ना वो उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, डिपेंड ऑन द कंसिस्टेंसी एंड द नंबर ऑफ द केसेस, क्योंकि ये ज़्यादातर केस स्टडीज के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग लाइक एक्स हैज ऑलवेज हैपेंड बिफोर, देयरफॉर एक्स इज लाइकली टू हैपन अगेन, ठीक है। अच्छा, फिर जो कॉजिशनल होती है या कॉजल रीजनिंग जो होती है कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बेस करती है, ए कॉज बी, और अगर आपने ए को रिमूव कर दिया तो बी भी रिड्यूस हो जाएगा। ये नीचे एग्जांपल आपको लंग डिजीज के हवाले से दी हुई है। इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि अगर क्या ए वाकई में कॉज है या कोई अदर कॉजेज भी एग्जिस्ट करते हैं। सो स्ट्रेंथ बहुत मैटर करती है कि हम इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहेंगे या वीक कहेंगे या मॉडरेट कहेंगे। आज हम स्ट्रेंथ के बारे में भी पढ़ेंगे। एनालॉजी के अंदर कंपैरिजन बिटवीन केसेस होता है कि सिचुएशन ए एंड सिचुएशन आर सिमिलर, सो व्हाट हैपेंस इन ए विल लाइकली टू हैपन इन बी। यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेंथ जो है वो सिमिलरिटी की, हाउ सिमिलर इज द सिचुएशन, इस पे स्ट्रेंथ डेवलप कर रही होती है। स्टेटिस्टिकल रीजनिंग में हमने देखा था कि जैसे वर्ड हमने मोस्ट, मैनी या 70% अबव, जो 70% से ऊपर, इफ एक्स और वाई देयरफॉर एक्स इज प्रोबेबली वाई, ठीक है। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है जहाँ स्टेटिस्टिकल डेटा कोट किया जा रहा होता है, वहाँ पे रीजनिंग आमतौर पे हो रही होती है, डेटा जहाँ पे आपको स्टेटिस्टिकल डेटा मिल रहा होता है। तो हमें लेकिन हर दफा नहीं होता, ठीक है, ये भी देखना होता है। ये स्ट्रॉन्गर विद द लार्जेस्ट सैंपल एंड वीक बेस्ड ऑन स्मॉल नंबर, सैंपल साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ रीजनिंग, जनरल रूल है, इफ ऑल एज शुड ऑल ए शुड बी, दिस इज ए देयरफॉर इट शुड बी। यानी कि ये आमतौर पे जनरल ऐसे प्रिंसिपल हैं जो कि एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं पूरी दुनिया में, उनके ऊपर बेस करते हुए जनरल प्रिंसिपल रीजनिंग की बेस बनती है, ये जहाँ पे वो ऐसे प्रिंसिपल एक्सेप्ट भी करती हो, ठीक है। ये चेन ऑफ रीजनिंग है, रीजनिंग रीजन होता है, उसके अंदर इंटरमीडिएट कंक्लूजन होता है, मेन कंक्लूजन होता है, ठीक है, ये चेन चलती है। अगर एक चीज वीक हो जाए तो बाकी चीजें भी वीक हो जाती हैं, ईच लिंक शुड बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो डोमिनो इफेक्ट आता है, वो गिरा तो बाकी भी गिर जाते हैं, यानी कि टोटल कंक्लूजन गलत हो जाता है, एक भी बीच में वीक आ गया तो। अच्छा, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज आ गई है, यहाँ मैं अलग से एक्सरसाइजेस बनाई हैं कि आप लोग मतलब मैंने ये टॉपिक वाइज बनाई है। ये यहाँ पे जैसे आपको बता रहे वेदर द रीजनिंग इज डिडक्टिव इन नेचर और नॉट, तो और ये क्या था, कंक्लूजन मस्ट फॉलो, आपने मुझे ये बताना है कि ये करती है या नहीं करती है, और है ये डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव में हमने कहा था कि सर्टेनिटी होती है, क्या इसका कंक्लूजन फॉलो करता भी है कि नहीं, ठीक है। मैं अब इसको आपको कर देती हूँ हाईलाइट इस तरह से, आप एक एक को पढ़ते जाएं और मुझे इसकी बताते जाएं। ये ऑल सर्टिफिकेट, all certified accountant must pass a professional exam. Rehan has not passed the professional exam, so Rehan is not a certified accountant. बताइए, डिडक्टिव रीजनिंग में हमने क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था ना। G, if A Yeah. follows B, and if it's not B, then it's not A. यस, तो डू यू थिंक कि ये फॉलो कर रहा है इसका कंक्लूजन? Yes. Yeah.
इसकी रीजन क्या देंगे आप? मतलब इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? Because Justify- all certified accountants must pass the professional exam, and he has not passed the professional exam. चलिए चलिए, आगे मैं फिर आपको एंड में बताती हूँ कि ये कैसे करना होता है। अच्छा, एवरी अकाउंटेंट साइंड आफ्टर every contract signed after June 1st is legally binding. This contract was signed on July 10th, hence it is legally binding. Yes, the conclusion follows the reason. जी ये भी फॉलो कर। ये फॉलो कर रहे हैं? Yes. लग रहा है आपको ये फॉलो कर। Uh, but there can be other reasons why it, uh, because other reasons can affect the thing, right, over here. नहीं, No? अपने टेक्स्ट से बाहर नहीं जाना। Okay. Here is not mentioned. टेक्स्ट साइनिंग को ना एक डेट के साथ लिंक किया है। Yes, and the word also every is there, so yeah. ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। Only licensed pilots may operate commercial aircraft. Amna is operating a commercial aircraft. It follows that she is licensed. आपने ना जस्टिफाई करके मुझे बताना है। ये तो हमें पता है कि डिडक्टिव रीजनिंग हो रही है, यहाँ पे चारों में ही हो रही है। मुझे आपने बताना है कि आपको कैसे बताएंगे किसी को कि यहाँ पे ये जो रीजनिंग हो रही है ना, कंफर्म्ड कंक्लूजन है। मतलब इसको जस्टिफाई कैसे करें? ऐसे ही बताएं कि जी A जी, is following B और B is C, तो that means A is C, यानी इस तरह बंदे से। को आप ऐसे नहीं बताते ना। जी सही। ओके। यहाँ पे ओनली का वर्ड तो आया है, ओनली लाइसेंस पायलट्स, लेकिन मे ऑपरेट की वजह से ये थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है कि उसके अलावा भी कोई हो सकती है रीजन ऑपरेट करने की। देखिए, ये मैंने आपको कहा ना कि ये कंफर्म्ड है कि ये बिल्कुल जो है ना, ये डिडक्टिव रीजनिंग हो रही है, लेकिन आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए। चलिए मैं आज आपकी इसकी प्रैक्टिस करवाती हूँ, ठीक है। अब हम ये वाली एक्सरसाइज देख लेते हैं। ये वाली, all organic products are free from synthetic chemicals. This product contains synthetic chemicals, consequently it is not organic. अच्छा, ये वाला भी हम ज़ाहिर है कि आपको पता ही डिडक्टिव अप्रोच है, तो एक ए बी और नो यानी एक्स इज नॉट बी, सो कैन नॉट बी ए। ठीक है, सो ये तो हम देख रहे हैं ना कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ए है और सिंथेटिक केमिकल्स भी है, और अगर एक्स प्रोडक्ट जो है वो बी है, तो जाहिर है वो ए नहीं हो सकता, यानी ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। Any student who submits the assignment late loses marks. Bilal did not lose marks, so he must have submitted on time. ये हम देख लेते हैं। अब इसके देखते हैं कि हमारे पास आंसर्स क्या है। ये देखें, ये यहाँ पे एक वर्ड आपके सामने आ रहा है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इफ सर्टिफाइड, पास्ट एग्जाम, नॉट पास्ट एग्जाम, नॉट सर्टिफाइड। ये मैं जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है ना, ये इसकी डिटेल आपको बताऊंगी आज, अगर हमें टाइम मिल गया तो। ये मैं बाकायदा इसकी मैंने स्लाइड्स बनाई हैं। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है कि हम जब किसी चीज़ को कहते हैं ना कि ये ए इज बी, तो बाद दफ़ा मैथमेटिकली ये ना समझाना आसान नहीं होता, इसका उल्टा बोला जाता है। ठीक है, ए ए ए ए नॉट ए नॉट बी, ठीक है, इस तरह करके बोलते हैं। तो इसको कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट करके बताते हैं आपको। ठीक है, आपने निगेट करना होता है उसके और रिवर्स कर देना ऑर्डर को, कि ए इज बी हम कहते हैं बी नॉट बी नॉट ए। इस तरह का इसकी एक कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अगर बी नहीं है तो ये ज्यादातर यूनिवर्सल रूल है। सेकंड वाले में यूनिवर्सल रूल अप्लाई टू Once, स्पेसिफिक। Iram, so what we are checking is like if not A is not B, that has to be true. यू माइंड, अगर मैं आपको पहले वो पढ़ा दूं कि किसी भी चीज की स्ट्रेंथ कैसे स्टडी करते हैं, बजाय कि हम ये एक्सरसाइजेस पहले करें। ये एक्सरसाइज मैं यस। आपको शेयर कर देती हूँ।
बिकॉज वैलिडिटी चेक करना कि ये वैलिड है, इनवैलिड है, मॉडरेटली वैलिड है या बिल्कुल वीक है, ये ज़्यादा होगा। इसमें भी हम देखेंगे कि जैसे मैं आपको एक दिखाती हूँ, ये हमने और सारी सॉरी, एक्सरसाइजेस मेरी तरफ आवाज बहुत इको हो रही है। आई डोंट नो बाकियों की भी ऐसी है। No, it's clear here. धीमी है लेकिन तो ये मैंने सारी ओके। एक्सरसाइजेस बनाई हैं कि मैं आपके साथ करना चाह रही हूँ, और इसके आंसर्स भी दिए हैं। लेकिन आप देखें कि इनके अंदर ना कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी भी हैं जिनमें ये कहाँ चले गए अभी? वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स किस्म की हैं। ये वाली ना, यहाँ पे ना ये आती हैं, ये थोड़ी सी डिटेल में है, उनको हम करेंगे। ये साथ भी इसकी सारी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, सारी इसकी डिटेल भी आपको दी है। फिर आगे हमने देखना है कि रीजनिंग की और बड़ी किस्में होती हैं। जैसे हमने डिडक्टिव इंडक्टिव तो देख लिया, देखेंगे एक इंडक्टिव भी होती है, ठीक है। और डिडक्टिव रीजनिंग में कंडीशनल, जनरल प्रिंसिपल, एलिमिनेशन, डिलेमा, चेन, ये सारी चीजें, प्रिडिक्शन, स्टेटिस्टिकल, यानी कॉजेशनल जो एनालिसिस है, एग्जांपल है, ये तमाम इंडक्टिव में आ जाती है। स्लिपरी स्लोप भी इंडक्टिव में आता है। तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन, ये चीजें हम अब आज पढ़ेंगे। यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग में सर्टेनिटी होती है, इट मस्ट बी ट्रू, और इंडक्टिव जो है वो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है, क्योंकि वो सैंपल साइज पे डिपेंडेंट होती है। इंडक्टिव के अंदर हम बेस्ट एक्सप्लेनेशन देख रहे होते हैं, व्हाट बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस, ये देखिए, ये सारे मैंने इसके बनाए हैं, ये जो इंडक्टिव, डिडक्टिव और इंडक्टिव के अंदर आता है, उनको भी हम आज देखेंगे। लेकिन पहले हम वो देख लेते हैं। हाउ टू इवेल्युएट स्ट्रेंथ ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। बेटे ये देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि हमें इस आर्ग्यूमेंट का पता भी चल जाए, सब कुछ समझ भी आ जाए, लेकिन हम उसको ये बता ना सकें कि तुम्हारा आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं है, तो हमें ये बताना भी आना चाहिए ना कि आपका जो आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हैं वो वैलिड नहीं है, ठीक है। अच्छा, हाउ टू इवेल्युएट द स्ट्रेंथ ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये चीज़ मैंने आपके साथ पहले शेयर की थी, आई डोंट नो की हुई है कि नहीं की हुई है, लेकिन अभी देख लें। डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर आप देख रहे हैं कि हमारे पास अम, ये चीज़ें इंडक्टिव में डेफिनेशन इसकी आ गई है, लॉजिकल पैटर्न दिया हुआ है। इसकी स्ट्रेंथ जो होती है ना, ये बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ होती है, इफ वैलिड, वीक इफ इनवैलिड, ठीक है। इसके अंदर जो इवैल्यूएट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉजिकली वैलिड है, करेक्ट, कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, इज द रूल ट्रूली यूनिवर्सल। फिर आगे ये एग्जांपल दी है, और कॉमन इसकी वीकनेसेस भी जो आमतौर पे होती हैं वो बता दी गई हैं। इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में भी यही है, बाकी सारी चीज़ों के बारे में। Adrian, can you go back to the previous slide? हाँ, इसमें ना जो डिडक्टिव रीजनिंग का जो लॉजिकल पैटर्न है, लाइक ऑल ए आर बी एंड इफ एक्स इज ए देन एक्स इज बी। अगर इसमें है, अगर इफ एक्स इज नॉट ए देन, एक मिनट, मुझे लगता है कि यहाँ पे गलत टाइप हुआ है। फिर आगे उन्होंने लिखा है और नॉट, देखिए एक्चुअली बात यह है कि मैं ना अभी आपको बहुत से सिंपल सा करवा रही हूँ, क्योंकि डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर इफ एक्सिस ए भी आ जाता होता है, लेकिन यहाँ पे ना मुझे ये आपको आपके सामने भी इस तरह लिखना नहीं चाहिए था। लेकिन बेसिकली ये है कि एक्स इज नॉट बी, जैसे उसने ब्रैकेट में लिखा है नॉट बी नॉट ए, ठीक है, वो ब्रैकेट में आ गया। और अगर नॉट ए देन, नॉट ए, हाँ, अगर एक्स इज नॉट ए, तो फिर नॉट बी होगा ना। ठीक है, हमने एक चीज देखी थी इंडक्टिव रीजनिंग में और डिडक्टिव में, जो हमने एग्जांपल्स भी देखी थी, जिसमें हमने कहा था कि वो जो कौन सी मिसाल दी कि वो बच्चा पास हो गया क्योंकि उसने, नहीं, वो बच्चा फेल हो गया है, अली फेल हो, रेगुलर स्टडी करना चाहिए, तो आप पास हो जाते हैं, और अली जो है वो
पास नहीं हुआ इसलिए उसने स्टडी नहीं किया रेगुलरली। तो जहाँ पे निगेशन आती है वहाँ पे सर्टन आता है, लेकिन अगर हमने कहा कि आलिया जो रेगुलर स्टडी करना चाहिए एग्जाम्स को पास होने के लिए, तो फिर कहा कि आलिया पास हो गई है, इसका मतलब है कि उसने रेगुलर स्टडी किया। तो यहाँ पे हमने कहा था कि ये जो है ना वीक आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि और भी रीजंस हो सकती हैं। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे ना ये टाइपो है, मुझे ये अभी आपके सामने रखना नहीं चाहिए था, सिर्फ हमने ये वाला पढ़ा हुआ है नॉट बी नॉट ए। ठीक है, ये टाइपो क्यों है? सही तो लिखा नॉट हुआ है। जी सही लिखा हुआ है मेरे ख्याल में। वो एक मशहूर एग्जांपल है ना, जिस तरह ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। इसमें ह्यूमंस ए को ए ले लेते हैं और मॉर्टल को बी ले लेते हैं। एक्स जी इज जी ए, नहीं, यानी जैद को जी एक्स ले आई लेते नो, हैं। लेकिन ऑल ह्यूमंस आर देखो भैया, मॉर्टल, जी जैद इज अ ह्यूमन। ठीक है, देयरफॉर एक्स इज बी, यानी जैद इज मॉर्टल। तो ये सही तो है। नहीं, डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर मैंने ये नहीं कहा कि ये गलत लिखा हुआ है, मैं कह रही हूँ कि ये अभी तक हमने उस तरह से किया नहीं है, मतलब मैंने इनको ना नॉट के साथ करवाया हुआ है ओके। डिडक्टिव। ठीक है, इसलिए अभी तक ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, हाउ टू एवेल्युएट द स्ट्रेंथ ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, जैसे हाउ स्ट्रांगली द रीजन सपोर्ट द कंक्लूजन। तो ये प्रीमिस इज ट्रू, तो आपका कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ कंक्लूजन भी ट्रू होगा। स्ट्रेंथ इज नॉट इक्वल टू ट्रूथ। ठीक है, an argument can be strong but false if the premise is false. ठीक है, and weak but true, ये by coincidence भी हो सकता है। we evaluate the logical support only। इसका मतलब स्ट्रेंथ होना जरूरी नहीं है कि जो आपको स्ट्रेंथन कर रहा है किसी आर्ग्यूमेंट को वो सच ही हो। ठीक है, इसको अब देखते हैं। ये हमने देखा था टू मेन जो होती हैं स्ट्रेंथ की टाइप्स। डिडक्टिव रीजनिंग वैलिडिटी बताती है, इफ रीजनिंग इज डिडक्टिव तो फिर क्या होता है, इफ प्रीमिस आर ट्रू कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। और स्ट्रेंथ जो है वो 100% सर्टेनिटी के साथ आती है। अगर वो ट्रू नहीं है तो वो गलत हो जाएगा, मतलब ये कि वो ट्रू भी नहीं रहेगा, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो जीरो हो जाएगी। तो इसमें आइदर सिनेरियो होता है, या तो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, whale is a mammal therefore whales are warm blooded, if the premise is true conclusion has to follow, वो फॉलो करता है। डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर अभी इसकी ना मजीद आगे, अभी ये वो चीजें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वैसे जल्दी से मैं तेज से बोलती जा रही हूँ। इंडक्टिव स्ट्रेंथ क्या होती है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड होती है। ठीक है, इफ द रीजनिंग इज इंडक्टिव तो फिर क्या होता है, प्रीमिस मेक कंक्लूजन लाइकली नॉट विद सर्टेनिटी। लाइकली होता है, इसलिए इसके अंदर स्ट्रेंथ वीक भी होती है, मॉडरेट भी होती है, स्ट्रॉन्ग भी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 80% ऑफ द स्टूडेंट पास, एक्सक्यूज मी, Ali is a student so he will probably pass, this is strong but not guaranteed। ठीक है, इसी की एक Uh, जो है जी, Iram, like, can you give an example of, when you have a strong but false conclusion? अभी आती हैं आगे, ये सारी चीजें आगे आ रही हैं। यहाँ से हम Okay. शुरू करेंगे कि ये चीजें हमने अभी पढ़ी थी। अब इनके ऊपर assuming the premise are true, how strongly do they support the conclusion। तो ये कोर क्वेश्चन होता है कि प्रेमिस अगर ट्रू भी है तो कंक्लूजन को कितना सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब आप रीजन जो दे रहे हैं ना, जो रीजनिंग कर रहे हैं, वो रीजंस दे रहे हैं जो वो सच भी हैं अगर, लेकिन कंक्लूजन जो आपने उसे ड्रॉ किया हुआ है क्या वो उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, जिसको Uh, आपने what कंक्लूड। is what is step one? जी, Step one क्या है? सारा ये देखें ना, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैव डिफरेंट इवैल्यूएशन रूल्स, अब आज हम वो देखते हैं। ठीक है, स्टेप 2 के अंदर ये आता है कि ये देखिए, आपको लगा कि इसके अंदर प्रिडिक्शन है या इसके अंदर एनालिसिस दी हुई है या चेन रीजनिंग है, पहले आपने वो आप देखें कि क्या प्रीमिस ट्रू है। assuming the premise is true, how strongly does it support the conclusion। देखते हैं स्ट्रेंथ, स्पेसिफिक स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। पहला डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर आ जाता है स्ट्रेंथ जो है वैलिड होगी या इनवैलिड होगी। डिडक्टिव में सिर्फ दो ऑप्शन है अभी फिलहाल,
दो ऑप्शंस हमारे पास आई। तो इसमें देखें कि जो आपने चेक करना होता है कि इज द लॉजिकल फॉर्म करेक्ट, इज इट वैलिड कॉन्ट्रापोजिटिव। अच्छा, ये मैंने नीचे ना इसकी ये डेफिनेशन दी है ना। कॉन्ट्रापोजिटिव होता क्या है? इज द वे यू रीराइट इफ एंड देन statement so that it becomes easier to prove while still meaning exactly the same thing logically. कैसे होता है ये? देखें, if P then Q, symbolically हम इसको ऐसे लिख देते हैं P arrow Q। अगर P है तो Q है। इसको कॉन्ट्रापोजिटिव में कैसे लिखते हैं? if not Q, रिवर्स करते हैं। एक तो ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे और फिर साथ में नेगेशन लगा देंगे। ये पहले तो P आ रहा था, हमने कहा नॉट Q, रिवर्स ऑर्डर रिवर्स किया और फिर नॉट P साथ में, देन नॉट Q। अगर ये सही है ना, बाज़ दफा चीजें मैथमेटिक्स के अंदर इस तरह से साबित करनी पड़ती, नॉट रिवर्स ऑर्डर करके नॉट लगा के। तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अगर आप कहते हैं ना कि अगर ये है तो ये है तो फिर इसका नतीजा ये होगा। अच्छा, अगर ये नतीजा नहीं है तो इसका मतलब है कि ये सिचुएशन भी नहीं है। Are you getting me? Can you give an example, Ira? वो अभी आती है, एग्जाम्पल भी आती है। इसकी मैंने वैसे डिटेल खासी स्लाइड्स में डाली है, लेकिन मैंने उसे हाइड कर दिया है क्योंकि ये मेन हमारा वो नहीं है। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं उनको अनहाइड करके आपको करवा दूंगी। if valid then certain strength is certain and if invalid zero, so there is no moderate or pure, इसके अंदर डिडक्शन नहीं Wait a होती। minute. Ira, when you say it's a valid what was that? Contrapositive? What was it? कॉन्ट्रा पॉजिटिव में करते क्या है, मैं आपको इसका सिंबॉलिकली दिखाती हूँ। एक मिनट, ये मैंने ना इसकी वो स्लाइड्स जो है ना वो हाइड की है, मैं इनको अनहाइड करती हूँ। इसके अंदर जो है ना ये डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर ये यूज करते हैं इसको। मैंने सोचा था कि आप लोगों को मैं ये भेज दूंगी, अगर आप कहेंगे तो मैं ये आपको करवा दूंगी। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये वैसे मैथमेटिकल होता है, और मैथमेटिक्स में तो आपको पता है ना, तमाम रूम की माँ है, तो इसकी जो चीज़ें हैं चलिए इसको ऐसे देख ही लेते हैं आज। एक्सक्यूज मी। पहले हम इन दो एग्जाम्पल को देख लेते हैं जो ऑल एम्प्लॉयज मस्ट वेयर यूनिफॉर्म। सारा इज एन एम्प्लॉय, देयरफॉर सारा मस्ट वेयर यूनिफॉर्म। वैलिड फॉर्म है यूनिवर्सल रूट अप्लाइड करेक्टली, स्ट्रेंथ सर्टेन है। इसके अंदर जो वीक चीज आती है वो क्या है? all managers attend meeting, early attends meeting, therefore early is a manager. So this assumes meeting attendance is sufficient to be a manager. So क्या ये logical error है? Affirming the consequent, strength is very weak, invalid हो जाता है। ठीक है, डिडक्टिव रीजन में इस तरीके से चीजें सामने किया। अच्छा, यहाँ पे कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, ये चीजें मैं यहाँ तक तो आपको बताई थी कि if और then की स्टेटमेंट होती है बेसिकली। यहाँ counterpositive is a way of rewriting if and then statements so that it becomes easier to prove while still meaning exactly the same thing logically. Basic form है, if we have a conditional statement if P then Q, तो वो P arrow Q आ जाता है। Contrapositive को कैसे लिखते हैं? if not Q then not P। सिंबॉलिकली ये जो एक छोटा सा साइन आप देख रहे हैं यहाँ पे वाला, ये साइन इसके साथ यूज होता है, विच इज नॉट Q नॉट P। तो टू फॉर्म इट यू मस्ट से रिवर्स द ऑर्डर एंड निगेट बोथ पार्ट्स। ये बेसिकली मैसेज वही है जो यहाँ लिखा है, सिर्फ इसको कॉन्ट्रा पॉजिटिव में दिया गया है। ये दोनों बराबर होंगे, दोनों का मतलब भी सेम है। इसकी एग्जाम्पल कोई हो सकती है तो जो हम जी, देख कर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये एग्जाम्पल में क्या, इफ इट इज रेनिंग द ग्राउंड इज वेट, ये P इज इक्वल टू Q। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में लिखेंगे इफ द ग्राउंड इज नॉट वेट देन इट इज नॉट रेनिंग। बोथ स्टेटमेंट मीन द सेम थिंग लॉजिकली। सो बेसिकली ये होता है कि ये एक लॉजिकल इक्विवेलेंट होते हैं दोनों,
दोनों एक लॉजिकल इक्विवेलेंट है टू द ओरिजिनल स्टेटमेंट. If the original statement is true, the contrapositive is also true. If one is false, the other is also false. They always have the same truth value. This makes it powerful method in mathematics, especially in when they have to prove something. ये सामने देखें, ये बेसिकली दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही कर रहे हैं. मतलब इसका मतलब कॉन्ट्रापोजिटिव भी ओरिजिनल स्टेटमेंट ही है, लेकिन सिर्फ दूसरे एंगल से लिखी गई है. So sometimes in mathematics you have to reverse the order and negate. और मतलब उसका भी वही रहेगा क्योंकि ओरिजिनल स्टेटमेंट का था. तो थोड़ा ऑब्जॉर्व करें, इसकी मैं आगे मजीद डिटेल आपके सामने रखती हूँ. जब contrapositive with related statements for the original statement if P then Q, ये है हमारे पे यहाँ पे ये आ जाता है कि जो contrapositive है if not Q not P, ये करेक्ट हो जाता है. कि कन्वर्स के अंदर आता है if Q P not always correct. ये मतलब आमतौर पे इसको ये नहीं कहेंगे कि हमेशा ही सही होगा, गलत भी हो सकता है. ठीक है, सो इसको हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं कहते. ये तो स्ट्रॉन्ग बात है ना, ये स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी. इनवर्स के अंदर इफ नॉट पी नॉट क्यू, तो ये भी ऑलवेज करेक्ट नहीं होगा. जैसे आप कोई पूछ रहा था ना ये वाला, इफ ए इफ नॉट ए नॉट बी, ये ऑलवेज करेक्ट नहीं होगा. That example that we had, no, कि all managers attend the meeting and Ali attended the meeting, so Ali is a manager. So that is this converse wala format. जी, Okay. देखिए इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाता है. यही चीज यहाँ सिंबॉलिकली ऐसे लिखी गई है. यहाँ पे तो उन्होंने आपको इजी करके नोट लगा के बताया ना, यहाँ पे बेसिकली ऐसे ही लिख दिया. ओरिजिनल स्टेटमेंट ये है आपकी. कॉन्ट्रापोजिटिव को आपने कहा है नॉट क्यू नॉट पी, रिवर्स यस कंफर्म हो गया क्योंकि ये दोनों सेम बात कर रहे हैं. ओरिजिनल स्टेटमेंट को कॉम्प्लीमेंट को सेम बात है. कन्वर्स के अंदर यहाँ पे कॉन्फर्मेशन 100% है. कन्वर्स के अंदर जो है ना वो नॉट ऑलवेज करेक्ट हो सकता है कि कुछ और इश्यूज भी हों उसके साथ, और मतलब भी निकल रहे हो. तो ये कन्वर्स और इनवर्स जो है वो नेसेसरली इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल नहीं हो सकते. ठीक है, इसकी only the contrapositive is guaranteed to be logically equivalent. Equivalent to what? Original. ठीक है, अब इसको देखिए मैथमेटिकल यूज इसमें कैसे होता है. समटाइम प्रूविंग P and then Q is difficult directly. यानी कि मैथ्स में बार दफा ये मुश्किल हो जाता है कि if P then Q, तो वो क्या करते हैं, they prove it the other way around. If not Q then not P. Since both are logically equivalent, proving the contrapositive proves the original state. ये प्रूव कर दिया तो आपने यही प्रूव किया बेसिकली. जैसे हम पीछे वो रेन वाली एग्जांपल देख रहे थे आगे. इसको बताएं ना, इसको आप कहें कि जी अगर इफ द ग्राउंड इज नॉट वेट देन इट इज नॉट रेनिंग. ये वही बात होगी ना, इफ इट इज रेनिंग द ग्राउंड इज वेट. I'm struggling with the contrapositive making the same strength in logical sense. क्योंकि if अगर हम ये example लेते कि that all whales are mammals, and then we put a contrapositive कि not the contrapositive of this will be not mammals, therefore not whales, right? हाँ जी, लेकिन देखिए आपने ये वाला यूज कर लिया ना, ये वाला इनवर्स का. Contrapositive, no? ना उन्होंने Inverse कॉन्ट्रापोजिटिव ही करके किया. Not mammals आपने ना means इनवर्स not whales. नॉट मैमल्स नॉट वेल्स.
आपने इस तरीके से यूज किया ये वाला, तो ये नॉट ऑलवेज करेक्ट। Then wait a minute. हाँ Okay, what's the difference between contrapositive and inverse? If यही है ना no, actually I did say नहीं मैं अगर सेम, contrapositive ही बोली थी, right? देखिए क्योंकि एक मिनट कंप्लीट करूंगा। देखिए यहाँ पे ना आपने काउंटर पॉजिटिव के अंदर ओरिजिनल स्टेटमेंट की, यहाँ पे जैसे ना ओरिजिनल स्टेटमेंट का ऑर्डर भी रिवर्स करना होता है और साथ में नॉट भी लगाना होता है। जैसे पहले क्यू पी आ रहा था, हम पहले क्यू को ले आए हैं और पी को बाद में लेके गए और दोनों के साथ नॉट लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे जो अभी आप बात करिए वो इन्वर्स में आ जाती है। इन्वर्स के अंदर क्या होती है कि आपने ऑर्डर नहीं चेंज किया और आपने नॉट लगा दिया। no, just let me repeat the example. Okay, so P here is whales and Q is mammals. Okay, so if it's a whale, it means it's a mammal. Now, if I apply the counterpositive to this, it will be if it's not a mammal, then it's not a whale. If it is Correct? not a mammal, then it is not a whale। Whale. इसलिए बताइएगा पी क्या हुआ। Whale. Q is mammals. ओके, हाँ उसके मुताबिक भी तो ये गलत हो जाता है। Yeah, लेकिन ये because है the कि जाहिर है हर रूल की कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। नहीं नहीं सही है, काउंटर ये पॉजिटिव तो से सही है। है अगर वो नॉट मैमल अ नहीं है तो वो मैमल, हो ही नहीं सकता नॉट कि अ वो व्हेल। वेल हो। लेकिन नॉट अ मैमल, सॉरी टू गट यू, नॉट अ मैमल नॉट अ व्हेल करेक्ट तो है मगर हमेशा करेक्ट नहीं होता। जैसे यही हम पढ़े ना, नॉट अ मैमल नॉट अ व्हेल, तो हमेशा करेक्ट नहीं होगा। नहीं No, नहीं so वो I तो कह रही think the okay, what do I say? Like it no, the doubt is arising because we are using if and then. But generally speaking, when we are doing deductive reasoning, it is like all whales are mammals, and then we apply the contrapositive of that, right? So why are we bringing if then into the statement like if a whale is a mammal? देखिए यहाँ पे मैं बताऊं कि जैसे ही वो, जैसे उन्होंने सिचुएशन ही वो गलत रखी है, क्योंकि यहाँ पे ना इफ देन वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता ना, क्योंकि ये बेसिकली सिचुएशनल भी होता है ना, कि यहाँ पे हम उन सिचुएशंस को डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे इफ और देन होता है। कि अगर ये काम होता तो फिर ये भी हो जाता। अगर पाकिस्तान में पाकिस्तानी लीडरशिप अच्छी होती तो पाकिस्तान तरक्की करता। ठीक है, तो ये ना एक सिचुएशन बेस्ड है। ठीक है और अगर आप ये कहते हैं ना कि नॉट मैमल नॉट वेल, तो ये वाला है लेकिन ये इन्वर्स है, और लेकिन ये हमेशा करेक्ट नहीं होता। कभी कोई तुक्का चल जाएगा आपका, कहीं पे नहीं चलेगा। तो गारंटी उसी वक्त होता है जब ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं। और यहाँ पे इक्विवेलेंसी आप देख रहे हैं, यहाँ पे कन्वर्स में और इन्वर्स में इक्विवेलेंस जो है वो नेसेसरली नहीं है, लेकिन कॉन्फर्मेशन। आगे देखते हैं। What is the contrapositive of आप जो पाकिस्तान के एग्जाम्पल बोले? मैंने कहा था कि पाकिस्तान कि अगर लीडरशिप अच्छी होती तो पाकिस्तान तरक्की करता। चलिए अभी ये मैथमेटिक्स की एग्जांपल देखते हैं। इफ द नंबर इज divisible by 4 then it is even। Direct proof is easy here, but let's use a counter positive। If the number is not even, then it is not divisible by 4। This may be either or more complex problem। ये जो इतनी आसान प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मैथमेटिक्स में आमतौर पे इस तरह की चीजें यूज हो रही होती है। अगर वो ये नहीं है तो वो ये नहीं भी, अगर वो ये है तो ये नहीं है, उसको उल्टा करके देखते हैं। ठीक है, तो बाद दफा जो चीजें होती है ना, कि जैसे हम ये वाला पढ़ रहे थे ना, कि जब हम उल्टाते हैं ना तो बाद दफा हमें रियलिटी कुछ और ही नजर आती है। अगर जो स्टेटमेंट दी जा रही है ना, हम असल में ये देख रहे हैं कि इवेल्युएट कैसे करना है कि स्टेटमेंट की स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग है। अभी जैसे इन्होंने वेल की एग्जांपल दी है ना, तो हमें ये पता चल गया कि भाई ये काउंटर पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ये लॉजिकली गलत हो जाता है, इक्विवेलेंट ही नहीं है। इसमें इसकी स्ट्रेंथ आपको पता चल रही है।
कि ये सही नहीं है, या आपने बात तो बोल दी है लेकिन ये हमेशा करेक्ट नहीं होगी। कन्वर्स ये की कोई एग्जांपल उल्टा है? सिचुएशन को देखते हैं ना तो हमें कुछ और ही चीजें नजर आना शुरू हो जाती जी कौन बोल रहे थे? जी आलियान। जैद बोल रहा था। जैद बोलो। अच्छा, जी जैद। ये जो कन्वर्स है, एग्जांपल तो बता दीजिए। जी जी उसको भी अभी बताती हूँ। अच्छा, ये कन्वर्स का आपको फॉर्मूला सामने आपके लिखा हुआ है। कन्वर्स करते हैं क्यू टू पी, इस तरह नॉट नहीं लगाते। एक सिचुएशन है उसमें रिजल्ट को पहले कर लेते हैं और बाकी चीजें बाद में ले आए। अगर इफ वाली जो चीज ना में ये हुआ यानी जैसे कौन सी एग्जांपल, इफ देन वाली कोई एग्जांपल दे। अगर तुम ताकत पकड़ोगे तो तुम्हें ताकत मिलेगी, मतलब अल्लाह ताला ताकत देगा। सॉरी, किसी बोलिए। इफ यू गेन पावर, अल्लाह विल गिव यू पावर। ओके, चले इफ यू गेन पावर, ये पी है, ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है। इफ यू गेन पावर यू विल बी हेल्प्ड, ठीक है ना। तो इफ यू गेन पावर यू विल बी हेल्प्ड, उसका उल्टा बना है। You will not be helped if you do not gain power. जी, यानी कि अल्लाह उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो तो इसमें कन्वर्स कैसे हुआ? कन्वर्स को उल्टा करें ना, कन्वर्स ऑलवेज करेक्ट नहीं ना होगा। अल्लाह मदद करता है तो आपको मदद मिलती है, नहीं नहीं आपने कुछ और बोला था, फिर से बोलिएगा। अल्लाह अगर मदद, मतलब हम उल्टा कर रहे हैं ना, उल्टा अगर हम रहे हैं ना situation को। अगर आप ताकत पकड़ते हैं तो अल्लाह भी ताकत देता है, जैसा बोला था ना आपने। जी जी, क्या अब अल्लाह ताकत देता है तो आप ताकत पकड़ते हैं, ये ऑलवेज करेक्ट नहीं होगा। Yeah, but in this situation, it is correct. जी, क्या कहा है आपने? हाजरा कुछ बोला है आपने, हजारा आपने कुछ बोले? Yeah, I mean to say, जैसे आप बताए थे ना, not always correct. In this situation, the converse will hold true. It will be correct. हाँ, देखिए ये प्रोबेबिलिटी है ना इसके अंदर, नॉट ऑलवेज लिखा है। Yeah. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। I mean to say, कि in this specific कॉन्फर्मेशन आपको मिलती है, यहाँ कॉन्फर्म इन दोनों में कंफर्म नहीं हो सकता, कभी हो भी सकता है कभी नहीं भी होगा। ये भी अच्छा, यहाँ पे भी आपको गारंटी नहीं मिल रही कि ये गलत ही होगा, yes. ये गारंटी भी नहीं दी जा रही, ये करेक्ट होने की गारंटी दी जा रही है आपको, ठीक है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव के अंदर गारंटी आपको मिलती है, इन दोनों में कन्वर्स में और इनवर्स में आपको गारंटी नहीं मिलती। चलिए आगे हम देखते हैं कि अंदर, या देखिए यहाँ पे आया है कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो इसके अंदर होता क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में यू रिवर्स एंड नेगेट, तो ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है। दैट इज ओनली व्हेन लॉजिकली इक्विवेलेंट। इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग की स्ट्रेंथ कैसे दी जाती है, ये था सारा पीछे जो हम डिडक्टिव रीजनिंग पढ़ रहे थे। ये चूंकि प्रिडिक्शन होती है पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस के ऊपर, तो इसमें सैंपल साइज का बड़ा होना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई दो केस आपके सामने हैं तो वो एनेक्डोटल बन जाता है, वो वीक होगा। 10 है कंसिस्टेंट केसेस हैं तो मॉडरेट रहेगा, और 100 केसेस हैं तो वो स्ट्रॉन्ग हम कंसीडर करेंगे। आगे एग्जांपल भी हम देखते हैं इसकी, यानी हाउ मेनी पास्ट केसेस, हाउ कंसिस्टेंट इज द पैटर्न, आर कंडीशनल सिमिलर, इज देयर न्यू एविडेंस। सो मोर डेटा, कंसिस्टेंट पैटर्न इज टू स्ट्रॉन्गर, यानी स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है आर्ग्यूमेंट की। इट रेन ट्वाइस लास्ट वीक, इट विल रेन टुमारो, ये यानी वेरी लिटिल एविडेंस। स्ट्रॉन्ग में है, इट हैज रेन्ड एवरी डे फॉर द पास्ट 30 days ड्यूरिंग मॉनसून सीजन एंड इट विल लाइकली रेन टुमारो। अब एक ये लार्ज है क्योंकि एक पूरा सीजन का डेटा, 30 days का डेटा लार्ज, और फिर मौसम के हिसाब से भी है।
कंसिस्टेंट पैटर्न भी आपको नजर आता है, तो ये स्ट्रॉन्गर डेटा, स्ट्रॉन्गर आर्ग्यूमेंट। इससे अगला देखते हैं स्टेटिस्टिकल रीजनिंग। इसकी इवैल्यूएशन कैसे की जाती है? इसमें परसेंटेजेस देखी जाती हैं। हमने पीछे भी मोर और इस तरह के वर्ड्स भी देखे थे। व्हाट परसेंटेज इज गिवन, साइज उसका, हाउ लार्ज इज द सैंपल, और क्या वो सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव भी है उसी चीज का कि नहीं। अगर 50 to 60% है, वीक टू मॉडरेट होगा, ठीक है। 70 to 80 टू मॉडरेट टू यू नो मॉडरेट होगा, और 85 to 95 इज स्ट्रॉन्ग। बट ओनली इफ द सैंपल इज लार्ज और वो उसी कंक्लूजन को रिप्रेजेंट भी कर रहा है जो कि आप बात करना चाह रहे हैं, उस सॉरी उस क्लेम को। अच्छा, स्ट्रॉन्ग हमारे पास एग्जांपल आती है 92% of 5,000 voters support the policy. A voter from that group likely support it. So large plus high, ये strong हो जाता है। वीक में आता है 90% of 10 students in one class prefer online learning. Therefore, most students nationwide prefer. अब देखिए कंक्लूजन आपने जो ड्रॉ किया ना, से मतलब nationwide prefer, तो इस यहाँ पे उसने कहा है ऑफ फ्रॉम दैट ग्रुप, चाहे वो 5,000 वोटर्स का ही है। तो ये इस स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग कर देता है, क्योंकि ये उसने अपना ग्रुप वही रखा है। यहाँ एकदम से वो 10 बच्चों से नेशन वाइड आ गए, तो ये जो है ना, ये वीक कर देता है, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सैंपल साइज है, ये पूरे नेशन वाइड स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये वैसे तो हम कहते हैं कि जी जब एक देग पक रही हो ना, तो उसमें से सिर्फ एक एक चावल का दाना ही उठा के चख लें तो आपको पता चल जाता है कि देग कैसी पकी है। लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं होता ना, सारी देग नहीं खानी होती। हमारे यहाँ ना टीचर्स को जब हम पेपर चेक कर रहे होते हैं ना, तो हमें ये वाली बात जरूर कही जाती है, जल्दी करें ना चेक, क्योंकि एक आपने चावल का दाना ही खाना है, आपने 2-4 स्टेटमेंट्स देखनी है और आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को आता था कि नहीं आता था। हालांकि ऐसा पता नहीं। अच्छा जी, कॉजल रीजनिंग जो होती है, इवेल्युएट इसकी स्ट्रेंथ कैसे करते हैं? स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन इज द कॉज द मेन कॉज, यानी या फिर कहें कि इज इट क्लियरली आइडेंटिफाइड, कॉज आइडेंटिफाई हो के हुआ है और क्या वो वाकई में मेन कॉज है। आर देयर ऑल्टरनेटिव कॉजेज, या के कुछ और कॉजेज को इग्नोर लगा दिया। इज देयर एविडेंस ऑफ मैकेनिज्म, कोई मैकेनिज्म आपको नजर आ रहा है उसके अंदर। एंड इज द लिंक साइंटिफिकली सपोर्टेड, ठीक है। वीक हो जाता है आपका कॉजल रीजनिंग, अदर कॉजेज इग्नोर्ड एंड नो एविडेंस प्रोवाइडेड, तो इससे आपके आर्ग्यूमेंट को वीक कर देगा। इफ क्लियर मैकेनिज्म एंड स्ट्रॉन्ग रिसर्च बैकिंग, तो ये आपके आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग कर देगी। फॉर एग्जांपल वीक आता है आइसक्रीम सेल इंक्रीज बिफोर क्राइम इंक्रीज, आइसक्रीम कॉज्ड क्राइम, ये कोरिलेशनल इज नॉट कॉजेशनल नहीं होता। ये दो चीजें आप हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये इसकी कॉज बनी है, आइसक्रीम कॉज बन गई है क्राइम की। ओके, साइंटिफिक स्टडीज शो स्मोकिंग डैमेजेस लंग टिश्यूज, smoking rate decreases, lung disease rate are expected to decrease, यानी clear mechanism नजर आ रहा है और रिसर्च होती हुई नजर आ रही है और आपको ये आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। कॉज एंड इफेक्ट का जो कॉजल रीजनिंग कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर जो रीजन की जाती है, हमने देखना यही होता है कि आपने कॉज को आइडेंटिफाई किया है, क्या वो वाकई में कॉज है कि नहीं है, उसके ऊपर इनफ रिसर्च की है, और क्या और कॉजेज भी हो सकती हैं, आपने उनको इग्नोर तो नहीं कर दिया, और क्या एक रिपीटेड मैकेनिज्म आपको नजर आता है कि मतलब बहुत सारी स्टडीज ऐसी हुई हैं जहाँ पे लंग कैंसर या लंग
कि जो इश्यूज हैं वो स्मोकिंग के साथ रिलेट किए जा रहे हैं, वो आपको एक मैकेनिज्म नजर आएगा, वो साइंटिफिक सपोर्ट भी होगी, ये आपके आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग कर देगा। एनालॉजी बेस्ड होते हैं, जितना सिमिलर सिचुएशन है उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी आर्ग्यूमेंट होगी। Strength depends on similarity. Are the cases similar in relevant ways? तो रेलेवेंस भी देखनी होती। अच्छा, are key differences ignored? Is the shared feature relevant to conclusion? And is comparison deep or superficial? The more relevant similarity, stronger your argument. And superficial similarity, then it is weak. Okay? This phone is the same color as my old phone. My old phone was slow. This one will also be slow. Okay? It will be slow too. Color is irrelevant similarity. Okay? Both cities have similar population size, infrastructure, and traffic patterns. And congestion charges reduce traffic in city A. It may reduce traffic in city B. So ये relevant similarity है, stronger argument है। ये जनरल प्रिंसिपल आता है, इसके ऊपर ना हम अभी एक्सरसाइजेस भी करेंगे, आप परेशान नहीं हो। ये सिर्फ आप सुने के ये सिर्फ इधर तक चीजें नहीं होती। जब हम एक चीज के अंदर, मतलब पानी में आप उतरेंगे, पानी गहरा भी है, ठंडा भी है और गीला भी है, तो उसके अंदर आपको सारी चीजें देखनी होती हैं। जनरल प्रिंसिपल की स्ट्रेंथ जब हम देख रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि इज द प्रिंसिपल वाइडली एक्सेप्टेड, आर एक्सेप्शन पॉसिबल, इज इट अप्लाइड कंसिस्टेंटली। अब ये बात ये है कि इसकी एक्सेप्टेंस बड़ी जरूरी है, क्या लोग उसको मानते भी हैं कि नहीं। ठीक है, ऑल सिटीजन शुड ओबे लॉ, हमारी एज अ सिटीजन शी शुड ओबे लॉ। स्टैंड डिपेंड्स ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल, आप एक्सेप्ट भी करते हैं उस चीज को कि नहीं। इफ द प्रिंसिपल इज कॉन्ट्रोवर्शियल तो वो वीक हो जाता है। ठीक है, मुस्मान सर यही मसाइल चल रहे हैं, हम साबित ही नहीं कर पा रहे ना कि हमारे प्रिंसिपल जो है ना वो यूनिवर्सली करेक्ट है। जनरली हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे क्योंकि हम उन चीजों को खुद ही फॉलो नहीं कर रहे होते। Chain of reasoning, stand depends on weakest link. If one step is weak, entire argument will become weak. A, B is C, therefore A is C. Stand upon on the weakest link. If B or C, if B is C और वो weak है, the whole argument is weak. Example, education improves skills increase productivity increases economic growth. If second link is weak, overall argument is weak. Always evaluate each step separately. आपके ख्याल में ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? एग्जाम्पल यहाँ पे एजुकेशन इम्प्रूव स्किल्स, डज इट ऑलवेज? स्किल्स के साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का बायस। I think the skills increasing productivity chain is not very strong because there are a lot more factors to productivity than just skill. या देखेंगे ना, हम कहते हैं कि एजुकेशन ए हो गया और स्किल बी हो गया। अब स्किल जो है वो बी जो है वो प्रोडक्टिविटी सी इंक्रीज करा रहा है। इसका मतलब है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो जो सी है, सॉरी ए जो है ना वो सी भी है। ये आपके ख्याल में इसकी रीजन ये खासा वीक आर्ग्यूमेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको वो चीज नजर नहीं आ रही। आपने इसमें चेन के अंदर ये देखना होता है कि कहाँ पे चीज वीक होगी, एक एक स्टेप को आप क्या इसका इसके साथ ताल्लुक है भी कि नहीं। ठीक है, इसमें वो फैलिसीज और बायसनेस को भी याद रखिएगा क्योंकि लोग इसको भी यूज करते हैं।
अच्छा, ये हमारा प्रैक्टिकल स्केल है। बेसिकली स्केल 1 सर्टन होता है, जो लॉजिकली गारंटीड होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग। सम सपोर्ट वीक होता है, लिमिटेड मिनिमल सपोर्ट। तो इसको दूसरे लफ्जों में इस तरीके से कहा जाता है डिडक्टिव ओनली। ये हमेशा डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर यूज होती है सर्टेनिटी के साथ। वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रू इफ प्रीमिस इज ट्रू। और स्ट्रॉन्ग होते हैं प्रोबेबिलिटी वाले, और मॉडरेट होते हैं सम सपोर्ट बट अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज आर आल्सो देयर। सो लिटिल सपोर्ट एंड ऑलमोस्ट नो सपोर्ट। आप अब किसी को रिमार्क्स दे रहे होते हैं तो इसको लिखते कैसे हैं? दिस आर्गुमेंट इज स्ट्रॉन्ग, ये अच्छा आंसर नहीं होता। Good answer would be the argument is moderately strong because it provides statistical evidence, 85%, but no information is given about the sample size and representativeness. तो आपने जितनी चीजें ऊपर देखी हैं, always justify the judgment. जो भी आप जजमेंट दे रहे हैं किसी भी आर्ग्यूमेंट के ऊपर, उसको कंप्लीट बताएं। मैं आपको बताई थी ना कि इसकी जस्टिफिकेशन दें, ठीक है? ये बिफोर डिसाइडिंग स्ट्रेंथ आस्क, is it logically valid? Is there enough evidence or alternative explanation ignored? Similarity relevant है, samples large है, और any step which is weak, ये checklist आपके सामने होनी चाहिए। यहाँ पे ये स्केल दिया हुआ है, इसे 1 2 0 1 2। statistical reasoning है, sample size unknown, moderate, large, representativeness biased, unclear, representative। फिर परसेंटेज जो है वो 60 60 80 एंड अबव 80। और फिर टोटल आप स्कोर बनाते हैं। अगर स्कोर जो है वो इस तरह से आ जाता है, वीक आ जाता है, मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग, दिस इज नॉट फॉर्मल लॉजिक बट इट हेल्प स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन, ठीक है? तो स्टूडेंट जहाँ पे मिस्टेक करते हैं वो ये है कि वो ट्रूथ ऑफ प्रीमिस को इक्विवेलेंट समझते हैं, बराबर समझते हैं, या समझते हैं कि वो ही स्ट्रेंथ ऑफ रीजनिंग होता है, ठीक है? टू इवैल्यूएट कनेक्शन स्ट्रेंथ नॉट फैक्चुअल करेक्टनेस। आप स्ट्रेंथ को कनेक्ट करते हैं, उसकी फैक्चुअल करेक्टनेस नहीं देखते। ये गलतियां हमारे से होती हैं। फाइनल मैसेज, ये वही चीजें पीछे जो थी यहाँ पे वही है, ठीक है? बाकी आगे ये हमारा अब हम ना एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं जो कि हम कर रहे थे। अब आपको ये वैलिड कॉन्ट्रापोजिटिव समझ में आ गया होगा। पीछे जो हमने एग्जाम्पल देख रहे थे वो कौन सी वाली थी कि सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स की। रेहान भी ने पास किया है प्रोफेशनल एग्जाम, तो वो अकाउंटेंट है। तो ये वो चीज़ें उसी हिसाब से हमने यहाँ पे लिखी हैं, स्ट्रेंथ उसकी निकाली, उसकी एक्सप्लेनेशन दी है। यूनिवर्सल रूल अप्लाई टू स्पेसिफिक केस, यानी जून 1 अगर जून 1 के बाद जितनी भी है वो लीगल बाइंडिंग है, उसकी वो इरम आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई। सॉरी, इसको डिस्कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट नहीं किया। विजिबल ना? जी। तो यहाँ पे वो मैं यही बात करी थी कि ये इसको किस तरीके से हम लिखते हैं जस्टिफाई बताने के लिए, इसकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए। ये सारी चीजें आपके सामने लिखी हैं। ओनली लाइसेंस पायलट मींस ऑपरेटिंग मस्ट बी लाइसेंस वैलिड नेसेसरी कंडीशन। फिर if organic, not no synthetic chemical contains chemical not organic. If late, no marks, did not lose marks, मतलब लेट नहीं हुआ। सारी चीजें ये जो डिडक्टिव रीजनिंग है ना, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव में यूज हो जाती है, क्योंकि अगर डिडक्टिव रीजनिंग को इवेल्युएट करना है ना तो उसको उल्टा के एक दफा देख लें, वो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली में आर्ग्यूमेंट सही भी है कि नहीं।
100% है कि नहीं है, कि ये वीक है या मॉडरेट है, आपको ये पता चल रहा है, उल्टा के देख लो। बट देन अगेन ये जो है ना, आपने देखना होता है कि सिचुएशन कौन सी है। अब एनालॉजी है, कोई कहानी है, कहानी को तो नहीं आप उसमें डालेंगे ना। डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर कुछ और चीजें, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको आपने डिडक्टिवली रीजन करना होता है। ठीक है, मैं वो भी बताती हूँ आपको कि वो डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर। अब ये सर, ये वांट मी टू डू इट विद यू और यू कैन डू इट ऑन योर ओन। ये ऐसे एग्जांपल मैंने आंसर्स दिए हुए हैं, उसके अंदर सारी डिटेल भी लिखी हुई है। शेयर कर दूं या अभी करवाऊं या आगे चलूं, ये वही चीजें हैं सर। यस, नो, मे बी, आई एम नॉट श्योर। भी कराना चाहिए, बाद में कराना चाहिए, अभी कराया है। भी करा दें। पहले एक और चीज आपको दिखा दूं, ये मिक्स वाले करते हैं पहले। ये है मिक्स वाले, आइडेंटिफाई द रीजनिंग। जहाँ पे आपको नहीं पता कि स्ट्रक्चर कौन सा है, पीछे तो आपको पता है ना कि स्ट्रक्चर कौन से हैं। यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर है वो आपने बताना है, जो भी आपको स्ट्रक्चर्स पता है उसके मुताबिक। ठीक है, जी, उनको करें अपनी तरह, अपने एंगल से। 90% of employees who complete the training course improve their performance rating. Nadia has completed the training. She will probably improve her performance rating. Now, this is inductive reasoning. ओके, जस्टिफाई करें। स्ट्रेंथ कितनी है इसकी? Uh, it's a good strength, like because you have 90% evidence. स्टेटिस्टिकल नहीं लग रहा, परसेंटेज दी हुई है ना। Okay, मॉडरेट so दोनों में आप जो है you're predicting the future. स्टेटिस्टिकल रीजनिंग में हमने क्या पढ़ा था? You लेकिन given इसमें numbers. एम्प्लॉयज का नंबर नहीं दिया हुआ ना, कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ने उस ट्रेनिंग को कंप्लीट किया और उसमें से कितने, मतलब उसमें से 90% है। ये चीज मिसिंग है। ओके, अगला वाला देखें, ये सारे पढ़े हैं एक दफा। तो इसको ऐसे मॉडरेट कहेंगे फिर स्ट्रेंथ को? मेरे वो ख्याल हम में ना, देख लेते हैं सारे, देख जब लेते हैं हमारा। परसेंटेज वाले को तो आप ना एक बेनिफिट ऑफ डाउट दें कि जिसमें परसेंटेज लिखी हुई है या मेनी या मोर या इस तरह से वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो स्टेटिस्टिकल रीजनिंग हो सकती है। And conclusion में probably word जो है that itself is not a very strong conclusion. अच्छा, ये वाला वर्ड, हाँ, कि that's the catch. it doesn't say she will improve her performance rating. The fact that it's probable itself shows that the conclusion is not made with firmness. So the strength is like the claim is like not really like, so the conclusion here is not a concrete conclusion. Okay, she is going to improve her performance rating. So that kind of lends me to think that the argument is not exactly very strong. मुझे तो इसी वजह से स्ट्रांग लग रहा है। Probably what said. हाँ जी। मुझे भी, क्योंकि उसने क्लेम ही वही किया है जो कि ज्यादा सही है। Yeah, because प्रोबेबली वर्ड 90% यूज of करना चाहिए था। employees, I see. Do you think that way? Okay. Because for me, हम 90% is a very big number, so I would make a strong claim that she will improve her performance rating. ओके, मैंने ये गलती की है, मुझे ना एक एक को अलग अलग रखना चाहिए था, फिर एक एक को डिस्कस करना चाहिए। मैंने एक ही में डाल दिया सारा, और मुझे ना वापस इसमें जाना चाहिए। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है मगर प्रोबेबल है, एंड uses percentage data to predict likelihood of the individual cases. The conclusion is probable, not certain. Certainty नहीं है लेकिन strong है, 100% नहीं कह सकते, है ये statistical reason। ठीक है, फिर इसके अगला था जी, all licensed pharmacists
must complete certification exam. Umar has completed certification and therefore he cannot be a licensed pharmacist. अब बताइए स्ट्रक्चर कौन सा है? ये डिडक्टिव है। Deductive. And it's strong. The क्यों structure डिडक्टिव is. लग रहा है आपको? के साथ नॉट लगा हुआ है इसलिए. नहीं, ऑल है बोलकर। It is contrapositive. या इज इट? Yeah. करेंगे ये होता है ना, आपने उल्टा के बताना है मुझे. कॉन्ट्रापॉजिटिव में ना आंसर वही आता है. अच्छा, आपने कभी वो इम्प्लीकेचर्स पढ़े हैं जिसके अंदर नेगेटिव आते हैं? प्री सपोजिशन एंटेलमेंट के कॉन्सेप्ट कभी पढ़े? नो। यानी प्री सपोजिशन बेसिकली होता है ना कि प्री सपोजिशन और एंटेलमेंट लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट है. इसके अंदर बेसिकली बताया जाता है कि अगर आपके जुमले में नॉट लगाने से मतलब बदल जाएगा ना तो वो एंटेलमेंट है, प्री सपोजिशन नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल, मैरी हैज अ क्यूट कैट. अब मैंने लिखा है, मैंने एप्लीकेशन निकाला, मैरी हैज अ कैट. मैंने ये अज्यूम किया मैरी हैज अ कैट. अब मैंने लगाया मैरीज कैट इज क्यूट. मैरीज कैट इज नॉट क्यूट. मैंने नॉट लगा दिया तो मैरी शी स्टिल हैज अ कैट, राइट? तो मेरे कंक्लूजन जो मेरी assumption थी उसमें कोई तब्दीली नहीं आई. मींस that is an your presupposition. Presupposition is something that you know that logically follows, that you already know, that something people already know. ठीक है, प्रीसपोज कर ले. एंटेलमेंट का कॉन्सेप्ट में आता है कि आप नॉट लगाते हैं मीनिंग बदल जाता है. जैसे द किंग ऑफ फ्रांस इज assassinated. अब मैंने इसे पढ़ा और मैंने अज्यूम किया द किंग ऑफ फ्रांस इज डेड. assassination means publicly killed, right? So the king of France is dead. अब मैंने कहा द किंग ऑफ फ्रांस इज नॉट assassinated. तो अब नॉट लगाने से तो किंग ऑफ फ्रांस जिंदा हो गया, तो ये प्रीसपोजिशन नहीं होगी एंटेलमेंट के. या नॉट लगाने से अगर देखिए कॉन्ट्रा पॉजिटिव और ओरिजिनल स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होते हैं. इसको उल्टा के देख, अगर आपको लगता है डिडक्टिव है तो उसे उल्टा के एक दफा देखें, क्या मतलब सेम रहेगा? कंफर्म डिडक्टिव है. How, like over here we have 3 sentences, right? So which ones do we, converse, like contrapositive करते हैं? देखिए 90% ऑफ एम्प्लॉइज कंप्लीट द ट्रेनिंग कोर्स इम्प्रूव. अब आपने ना ए बी नहीं बनाना है इसके अंदर. ए बी बनाए. ए किसको बनाएंगे आप? नीचे वाला ये तो स्टैटिस्टिकल है ना. ओके, बनाए. नहीं, second example लेना है for the सेकेंड वाली contrapositive. एग्जांपल है. ऑल लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट मस्ट हो गया. कंप्लीट अ ऑल ऐसे सर्टिफिकेशन काम. एग्जाम. लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट इसमें ए हो गया. मस्ट कंप्लीट अ सर्टिफिकेशन एग्जाम, सर्टिफिकेशन एग्जाम इसमें बी हो गया. ठीक है. उमर हैज़ नॉट कंप्लीटेड द सर्टिफिकेशन एग्जाम. यहाँ पे उमर इंट्रोड्यूस किया गया है विच इज़ लेट्स से एक्स. ठीक है. एक्स हैज़ नॉट कंप्लीटेड द सर्टिफिकेशन एग्जाम. ठीक है. तो पी क्यू से कर लेते हैं. लाइसेंस फार्मासिस्ट पी है, सर्टिफिकेशन एग्जाम क्यू है, उमर एक्स है. ठीक है. तो एक्स हैज़ नॉट कंप्लीटेड द सर्टिफिकेशन एग्जाम. सो इफ नॉट पी, सॉरी इफ नॉट क्यू देन नॉट पी. इफ नॉट क्यू देन नॉट पी. आप ऊपर लिख सकती हैं पी क्यू ताकि वो आसानी रहे समझना. Okay, so, समझ आया. Yeah, that's a good explanation. इंसर्ट. ये जूम में भी हो सकता है. मेरे पास भी पेन आ गया वैसे. ये देखें. ओह गुड. चले लिखे इसको फिर. मैं उससे जूम तो करें. इसको मेरी गलती है. चले लिखे. अच्छा. आप लिखे. अच्छा, इसको थोड़ा जूम ही कर लेती हैं टू को ताकि मैं इसके ऊपर ही लिख लूँ. हम्म, ठीक है. यानी ऑल लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट, इसको हम पी कह देते हैं, मस्ट कंप्लीट अ सर्टिफिकेशन एग्जाम.
इसको हम इनकम्प्लीट सर्टिफिकेशन का, इसको हम क्यों कह देते हैं। ठीक है, उमर को एक्स कह दो। अच्छा, हैज नॉट कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीटेड का क्या मतलब है, निगेशन ऑफ क्यू, implies therefore he cannot be a licensed pharmacist, cannot be a licensed pharmacist, negation P। ठीक है, अब इसको अगर हम काउंटर पॉजिटिव इसका वापस करेंगे, यानी रिवर्स काउंटर पॉजिटिव करेंगे, तो P इंप्लाइज क्यों होना चाहिए। ठीक है, ऑल लाइसेंस, हाँ तो सही है ना, ऑल लाइसेंस फार्मासिस्ट मस्ट कंप्लीट अ सर्टिफिकेशन एग्जाम, सही है। P इंप्लाइज क्यू ही हो रहा है इधर, और इधर उमर हैज नॉट कंप्लीट सर्टिफिकेशन एग्जाम, निगेशन क्यू, सो निगेशन P, सो ही इज नॉट अ लाइसेंस फार्मासिस्ट। काउंटर पॉजिटिव है, सही है। जनरली हम लोग जो इसका यूज करते हैं ना, कि अगर हम ए एंड बी करते हैं ना, अब ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपने बताया, ये अच्छा था, ये बहुत अच्छा तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन असल में इसका जो फॉर्मूला आता है ना, जो जनरली यूज होता है, जो मैंने आपको पहले भी करवाया, जब ए इज इक्वल टू ए इज विल ए इज बी एंड एक्स इज नॉट बी, therefore h cannot be a। हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये ओरिजिनल उसकी है ना, और आपने ये काउंटर पॉजिटिव के हिसाब से भी बता दी। ठीक है, यानी कि ये दोनों ओरिजिनल स्टेटमेंट को ही सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इनके अंदर 100% गारंटी होती है। ठीक है, यहाँ पे हम इसका आंसर देख लेते हैं एक दफा, ये रेज कर दें, हम कैसे करते हैं इसको। चलो, वो मैंने रीजन निकाला है वैसे। ऑलराइट, इसमें देखिए डिडक्टिव सर्टेन इफ rules true, it follow necessary condition pattern if licensed must pass exam, not pass not licensed, well valid contra positive। ठीक है, अच्छा अब अगला देखते हैं हम। यहाँ पे ना इस समय मिक्स है, तो ये बेहतर है मेरे ख्याल में। पीछे जो है ना, वो ज्यादा मोर ऑफ एग्जाम्पल लग रही है मुझे। जी, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हमारे पास आती है, रिड्यूसेस स्ट्रेस लेवल, द ऊपर वाला कंपनी थर्ड, ये फोर्थ है। प्लास्टिक वाला। in region A, banning single-use plastic reduce landfill waste। ठीक है, our region has similar waste pattern, so banning single-use plastic should reduce landfill waste here as well। अब बताइए इसमें कौन सी आपको नजर आ रही है, और इस एनालॉजी। सेक्शन में एनालॉजी का हमारी डेफिनेशन क्या है। जिसमें हम सिमिलर सिचुएशन को कंपेयर कर रहे होते हैं ना। या गुड पॉइंट। नहीं, मेरे ख्याल में एनालॉजी नहीं होगा, क्योंकि स्कोप को ये एक्सटेंड कर रहा है ना, कि उस रीजन में होगा तो इस रीजन में भी हो सकता है। एनालॉजी में ना, आई थिंक वो डिफरेंट सिनेरियो में जाकर उसको सिमिलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लिया जा रहा होता है। हम ही इंडक्टिव हो गए। तो आप यहाँ पे भी तो देखिए सिमिलर लिखा हुआ है ना, आवर रीजन हैज सिमिलर। बेस पैटर्न। हम्म। ओके, यहाँ पे जो है ना, वो उसने सही गेस किया था, एनालॉजी है, मॉडरेट है। मॉडरेट क्यों है, बिकॉज इट assumes similarity between region A and our region, strength depends on how similar the waste pattern truly are। तो यहाँ पे ना एक कह लें कि मतलब ये नहीं उसने ट्रूली बताया कि पैटर्न एक्चुअल में है किस तरह का, इस वजह से मॉडरेट हमने उसको रखा है। अगला है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूसेस स्ट्रेस लेवल, कंपनी इंट्रोड्यूस्ड अ वर्कप्लेस फिटनेस प्रोग्राम एंड एम्प्लॉई स्ट्रेस लेवल्स आर लाइकली टू डिक्रीज। मेरे ख्याल है ये वाली एक्सरसाइजेस हमें करनी चाहिए पहले, ताकि इस तरह हमें समझ में आ जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, regular physical activity reduces stress level. Company introduced the workplace fitness program, so employee stress levels are likely to decrease. अब बताइए इसका क्या है? Inductive reasoning, ओके, इसमें आपको कौन कॉजल। सी वो चीज नजर आई? इंडक्टिव रीजनिंग आप क्यों कह रही हैं? because you're making a prediction that their stress levels are likely to decrease. ओके, गुड पॉइंट. ओके, तो स्ट्रेंथ क्या बताएंगे इसकी? Uh, I don't have a justification, so uh, हम देख जो लेते हैं स्ट्रेस का तो. लेवल है ना, जरूरी नहीं कि फिजिकल एक्टिविटी से ही कम हो, इसकी और कॉजेज भी तो हो सकती हैं. अब देखें इसमें कॉज एंड कॉजल रीजनिंग आई है, क्योंकि आपने ना स्ट्रेस लेवल का कॉज बता रहे हैं आप उसका, और मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग है ये. It assumes fitness program reduces stress because physical activity reduces stress, and strengths depend on whether the activity is actually increased. was- Okay? Oh, sorry. अब हम कौन से वाले पे हैं? 5वें वाले पे. ठीक है. Countries that invest heavily in research tend to experience economic growth. This country has recently increased research funding. It is expected to see economic growth. जी. कौन सा वर्ड है जो कि हमें गाइड करेगा कि ये कौन सी रीजनिंग है? ये एक वर्ड है जो कि आपको पता चल जाएगा. एक्सपेक्टेड से प्रिडिक्शन. यस, प्रिडिक्शन. एक्सपेक्टेड है ना, प्रिडिक्शन आ रही है हमारे पास. अब इसकी क्या मतलब होगी? कैसी रीजनिंग की गई है? स्ट्रेंथ क्या होगी? ये इंडक्टिव रीजनिंग लग रही है और स्ट्रॉन्ग लग रही है क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी शो की गई है इकोनॉमिक ग्रोथ की. मुझे आपकी आवाज है ना, बड़ी दूर से आ रही है. सिर्फ आवाज आ रही है, समझ नहीं आ रही क्या बोल रही. किसी को समझ आई है मैंने से क्या कह रही थी? कौन सी रीजनिंग लगी है आपको? तो अब अब आवाज आ रही है. जी जी, मेरी आवाज आ रही है अभी. आवाज तो आ रही है आप. मुझे ये इंडक्टिव रीजनिंग लगी. ओके. अच्छा, मुझे इंडक्टिव रीजनिंग लगी है क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी शो की गई है इकोनॉमिक ग्रोथ की. इंडक्टिव रीजनिंग की स्ट्रेंथ कैसे मेजर की जाती है? अच्छा, अभी आपको मैंने ना वो स्लाइड भेजी नहीं है, मैं आपको भेज दूंगी, फिर आप लोग एक दफ़ा रिवाइज भी कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि किस वाली रीजनिंग की स्ट्रेंथ कैसे मेजर की जाती है. हर हर रीजनिंग की स्ट्रेंथ मेजर करने का तरीका आज हमने पढ़ा भी है, मुख्तलिफ होता है. तो उसकी रीजनिंग की स्ट्रेंथ मेजर कैसे की जाती है इंडक्टिव रीजनिंग की? आपको क्या लगता है इसकी क्या स्ट्रेंथ है? कितनी सॉलिड रीजंस दिए हैं उसने अपने आर्ग्यूमेंट को? पहले मुझे बताएं इसमें कंक्लूजन क्या है? The it is country is expected to see economic. ओके, तो रीजन क्या किया हुआ उसने कि जो कंट्रीज इन्वेस्ट करती हैं The वो reason कर is रहे हैं? that those who invest heavily in research, those countries experience economic. Do we see any intermediate conclusion or assumption maybe?
इंटरमीडिएट कंक्लूजन कोई नहीं है, क्योंकि हमने पहली उसके साथ ना देयरफॉर या सो करके लगा के दूसरे जुमले को देखें तो वो इंट्रोडक्टरी कंक्लूजन, सॉरी, इंटरमीडिएट कंक्लूजन नहीं है, तो इसमें इंटरमीडिएट कंक्लूजन नहीं है। ठीक है, ये So the सिर्फ assumption is that they're expecting the research to be successful and applied. नहीं, जो है ना, रिसर्च को उन्होंने कहा है कि जो लोग हैवीली रिसर्च पे इन्वेस्ट करते हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर हो जाती है। And also तो the other ने भी assumption. इस कंट्री ने भी किया है तो इनकी भी बढ़ जाएगी, दे आर एक्सपेक्टेड टू, मतलब इन्होंने भी अपने फंड्स रेज कर दिए हैं, सो होपफुली इनकी भी ग्रोथ हो जाएगी। Yeah, सो but then that's a very single-sided way of looking at economic growth because सिर्फ research से ही नहीं. एग्जैक्टली ये ना, अगर आप देखें ना तो ये जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है। इट जनरलाइजेस फ्रॉम टेंडेंसी टेंड टू ग्रो टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ग्रोथ, द सपोर्ट इज प्रोबेबिलिस्टिक नॉट गारंटीड। एक प्रोबेबिलिटी, जरूरी नहीं है कि इसी की वजह से ग्रोथ हो जाए, क्योंकि ग्रोथ होने के और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और जैसे कि हम देख रहे थे, अब मैं दोबारा आपको स्लाइड के ऊपर लेके जाती हूँ, जो हम पहले देख रहे थे कि रीजनिंग जो है उसके अंदर किस किस की कौन कौन सी रीजनिंग कैसे की जाती है। अब ये देखें कि एनालॉजी की आपने देखना होता है कि सिमिलर केसेस कितने हैं, रेलेवेंट सिमिलर केसेस कैसे, और जो है क्या और ऑप्शंस को इग्नोर कर दिया गया है, और क्या जो आपके शेयर्ड फीचर्स हैं वो रेलेवेंट कंक्लूजन ड्रॉ कर भी रहे हैं, और इज द कंपैरिजन डीप और सुपरफिशियल। सो हमने कहा कि अगर रेलेवेंट सिमिलैरिटीज मौजूद हों तो फिर हम कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन अगर सिमिलैरिटीज रेलेवेंट ना हो तो फिर आर्गुमेंट वीक हो जाता है, या फिर बहुत ही सुपरफिशियल हो तो भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। जनरल मुझे के तो अंदर, स्लाइड ही नहीं शो हो रही। सॉरी, मुझे लगा मैं बोल रही हूँ। तो जनरल प्रिंसिपल के अंदर भी हमने कि या लोग उसको एक्सेप्ट करते भी हैं कि नहीं, और क्या और एक्सेप्शंस भी पॉसिबल है, या कितने कंसिस्टेंटली अप्लाई किए जाते हैं। तो कोई कंट्रोवर्शियल प्रिंसिपल है तो वो जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये हम अभी एनालॉजी का कर रहे थे कि उसके स्ट्रॉन्ग और वीक होने में उसकी सिमिलैरिटी, सिमिलर सिचुएशन होना बहुत ज़रूरी। फिर कॉजेशनल जो हमने कॉजल रीजनिंग में देखा था कि अगर अदर कोर्सेज को इग्नोर कर दिया जाए या कोई एविडेंस प्रोवाइड ना करे तो भी वो इग्नोर, यानी वीक कर देता है आर्ग्यूमेंट को और स्ट्रॉन्ग करता है अगर क्लियर मैकेनिज्म या कोई रिसर्च बैकिंग पीछे आ जाए। स्टैटिस्टिकल डेटा की हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि सैंपल साइज, रिप्रेजेंटेटिवनेस, ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 50 to 60% है तो मॉडरेट है, सॉरी, वीक टू मॉडरेट है, 70 to 80 मॉडरेट है, और साइज और रिप्रेजेंटेटिवनेस, वो सैंपल जो है वो आपके क्लेम को रिप्रेजेंट भी कर रहा है कि नहीं। जैसे ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर हमने देखा था कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या, कैसे हम स्ट्रेंथ देखते हैं, कैसे ज़्यादा है, ये प्रोडिक्शन आप बता रहे हैं, साइज ऑफ पास्ट पैटर्न, कितना कंसिस्टेंसी है, कितनी सिमिलर कंडीशन है। आप देखें यहाँ सिमिलर कंडीशन जो है ना इंडक्टिव में भी आती है और एनालॉजी में भी आती है। ठीक है, और नो न्यू कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस। तो यहाँ पे अगर 2 केसेस हैं तो वीक होगा, 10 है तो मॉडरेट, और 100 है तो स्ट्रॉन्ग होगा। फिर ऊपर वो हमने उसका देखा ही था सारा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव और वगैरह का। मैं स्लाइड आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आप इनको एक दफ़ा पढ़ लें, और फिर अगली दफ़ा जो है ना
अब इन्हीं एक्सरसाइजेस को मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हुए जाएंगे। एक दफ़ा ये अभी चूँकि अभी अभी किया है ना, तो अभी इंटरनलाइज नहीं हुआ, इसलिए हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो आज यहाँ पे एंड करें, इंशाल्लाह अगले वीक मिलते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। कोई क्वेश्चन? अभी रिकॉर्डिंग बंद कर, होस्ट कौन है जी? जैद, आप होस्ट हैं, रिकॉर्डिंग बंद करें।